नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए हर एपिसोड में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर करंट अफेयर्स से निकालकर कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत काम आते हैं। हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन कर ले जो आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में प्रश्नों के रूप में नजर आ जाए। तो फिर आइए एक बार नजर फिर डाल लेते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ पेश, नई संसद में शुरू हुआ कामकाज, पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला आदित्य L1, खादी को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर, BIS ने छात्रों के लिए 6467 मानक क्लब किया स्थापित, भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन सजग का हुआ आयोजन और साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों को मिली मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई संसद भवन का। जी हां, पुरानी संसद भवन से आज कामकाज नई भवन में शिफ्ट हो गया और वहां पर जो पहला विधेयक पेश किया गया है वो महिला आरक्षण बिल है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने वाला बिल लोकसभा में पेश हो चुका है और इस बिल में महिलाओं के लिए विधानसभाओं और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। इसके तहत अब लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया और इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नाम दिया गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 18 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई थी। महिला आरक्षण बिल की मांग पिछले 27 सालों से हो रही थी और इस बिल के लागू होने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए अब 33% जो सीटें हैं वो आरक्षित हो जानी है। इन आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल के अनुसार महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण होगा वो 15 साल के लिए होगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए और आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती है। और अब जान लेते हैं कि कब क्या हुआ, यानी कि क्रोनोलॉजी क्या है। इस विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल को 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी पेश किया गया, लेकिन कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसके लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003-04 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस बिल को जब आखिरी बार यानी कि 2008 में संसद में पेश किया गया था तो उसमें रखे प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 33% रिजर्वेशन देना था। राज्यसभा में यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ था और बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने भी बिल का समर्थन किया। राज्यसभा से पास होने के बाद भी इस बिल को यूपीए के कार्यकाल में लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय जनता दल समेत समाजवादी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था और उस समय यह दोनों ही यूपीए के हिस्सा थे। कांग्रेस को तब यह डर था कि अगर इस बिल को लोकसभा में लाया गया तो उसके खुद के अलायंस पार्टनर्स ही नाराज हो जाएंगे। इस बिल को एक बार फिर से लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब यहां से पास अगर हो जाता है यह बिल तो राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून की शक्ल में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात फिर संसद की ही होगी। इस बार बात करेंगे नए वाले संसद की, जहां से आज कामकाज शुरू हो गया है। नई संसद में शुरू हुआ कामकाज। संसद की कार्यवाही नए भवन में शिफ्ट हो गई है और भारत ने तमाम ऐतिहासिक पलों के गवाह पुराने संसद को अलविदा कह दिया है।
19 सितंबर 2023 को संसद के पुराने भवन में सांसदों का फोटो सेशन हुआ और उसके बाद सेंट्रल हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद भवन में प्रवेश हुआ। नई संसद भवन का निर्माण देश की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है और इसे बनाने में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। नए भवन के निर्माण का जिम्मा केंद्र सरकार की एजेंसी CPWD के पास थी और इसे बनाने का ठेका जो था वो टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया था। जब इस प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया था तो उस वक्त इसकी लागत 971 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपया कर दिया गया था। नए संसद भवन में 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और इसके लोकसभा कक्ष में 888, जबकि राज्यसभा के कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आर्किटेक्ट कौन है? आखिर इस नई संसद भवन को बनाया किसने है, डिजाइन किसने किया है? नए संसद भवन के आर्किटेक्ट विमल हसमुख पटेल हैं। हसमुख पटेल ने ही बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डिजाइन किया था। उन्होंने ही अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की डिजाइन की थी और हसमुख पटेल ही नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की डिजाइनिंग कर रहे हैं। पुरानी संसद अब संविधान सदन कहलाएगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जब हम नए संसद भवन में जा रहे हैं तो इसकी यानी कि पुराना जो संसद भवन है उसकी गरिमा को कम नहीं करना है। इसे सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर आप सबकी सहमति हो तो इसे भविष्य में संविधान सदन के नाम से जाना जाए। पुरानी संसद भवन को लुटियंस एंड बेकर ने डिजाइन किया था। पुरानी संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लैंडसियर लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था, जबकि भारत में ब्रिटिश शासन के अंत में इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था तब ये जो भवन था वो संविधान सभा के अधिकार में आ गया और 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने अपने अधिकार में इस भवन को ले लिया और तब से हम इसे संसद भवन के रूप में जानते आए हैं। और अब बात करेंगे आदित्य L1 की, जो सूरज की यात्रा पर निकल पड़ा है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला आदित्य L1। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया है और इसे 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। फिलहाल यह पृथ्वी की 50,000 किलोमीटर के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकला है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 19 सितंबर 2023 करीब 2 बजे तय प्रक्रिया के तहत धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आगे निकल गया और अब इसे पृथ्वी सूर्य प्रणाली में लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए करीब 4 महीने का वक्त लगना है। आदित्य L1 ने डाटा इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है। आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इसके स्टेप्स उपकरण यानी कि पेलोड के सेंसरों ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी पर सुप्राथर्मल और एनर्जेटिक आयनों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। यह डाटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कब हुआ था लॉन्च ये आदित्य L1? आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसरो अपने पहले सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 के तहत सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करने वाला है। आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 पर रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 मिशन आखिर है क्या, वो वहां क्या करेगा, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जिसके 7 पेलोड्स हैं सूरज से निकलने वाले विभिन्न किरणों का अध्ययन करने के लिए। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी
और गर्म हवाओं की भी स्टडी करने वाला है। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा और साथ ही सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का भी अध्ययन करना है। आदित्य 11 सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, ये भी जानने की कोशिश करेगा। और अब बात करेंगे खादी की और खादी उद्योग की। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, खादी और खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने 18 सितंबर 2023 को 3 अलग अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और स्वतंत्र भारत के अमृत काल में नए भारत की आधुनिक खादी की आधारशिला रखी। समझौते ये हैं, डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल पर जो एंकर्स होंगे वो अब खादी की पोशाक में नजर आएंगे। NBCC लिमिटेड KVIC के लिए राष्ट्रव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित करेगा और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन खादी के लिए IT संबंधित समाधान पेश करेगा। खादी और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रसार भारती के साथ हुए समझौते ज्ञापन के मुताबिक बहुत जल्द डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल चैनलों के एंकर खादी के परिधानों में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही NBCC इंडिया लिमिटेड, जिसे हम पहले नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, देश भर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए नए आधुनिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा और KVIC को नवीनतम तकनीक के साथ अपडेट रखने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए KVIC ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिला लिया है। मनोज कुमार ने एक डैशबोर्ड और ATR पोर्टल भी लॉन्च किया। डैशबोर्ड आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की निगरानी में मदद करेगा, वहीं ATR पोर्टल आयोग के निर्णय पर की गई कार्रवाइयों की कुशल ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन आखिर है क्या? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के पास ग्रामीण विकास में अन्य नियुक्त एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योग के विकास के लिए योजना संवर्धन, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रभार है। इसकी स्थापना 1956 में पारित एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना। और अब बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। BIS ने छात्रों के लिए 6467 मानक क्लब स्थापित किए हैं। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 6467 ऐसे मानक क्लब बनाए गए हैं। BIS के अनुसार जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के महत्व के बारे में समाज के युवा सदस्य को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से इन मानक क्लबों की स्थापना की गई है। BIS द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई स्टैंडर्ड क्लब की पहल ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा और इन क्लबों को देश भर के 6467 स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित किया जा चुका है। विज्ञान के पृष्ठभूमि वाले 1,70,000 से अधिक छात्र इस क्लब के सदस्य हैं, जो उनके संबंधित स्कूलों के समर्पित विज्ञान शिक्षकों द्वारा मेंटोर के रूप में मार्गदर्शित होते हैं, जिन्हें BIS समय समय पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है। इनमें 5,562 स्टैंडर्ड क्लब स्कूलों में बनाए गए हैं, जबकि 905 क्लब विभिन्न कॉलेजों में बनाए गए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में 384 क्लब हैं। इन मानक क्लबों के छात्र सदस्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे कि मानक लेखन प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, निबंध लेखन, पोस्टर बनाना और प्रयोगशालाओं और औद्योगिक इकाइयों का एक्सपोजर दौरा। ये गतिविधियों युवा प्रतिभाओं को गुणता और मानकीकरण की दुनिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यानी कि इस तरह के जो परीक्षाएं होती है, इस तरह के जो पार्टिसिपेशन होते हैं, वो उनके अंदर कूट कर इस तरह की ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
इन गतिविधियों को आयोजित करने के लिए BIS द्वारा इन शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड क्लब वाले उच्च और उच्चतर माध्यमिक पात्र सरकारी स्कूल भी अपनी विज्ञान प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए का एक मुश्त प्रयोगशाला अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा BIS उन सरकारी संस्थानों में मानक कक्ष स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जहां पर इस तरह के मानक क्लब बनाए गए हैं। क्या है भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है क्या? भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली यह संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो और इसकी स्थापना नई दिल्ली में 23 दिसंबर 1986 को की गई थी। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस था, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और अब बात करेंगे ऑपरेशन सजग की। भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है और इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी समुद्री तट पर किया गया। यह समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। इस अभ्यास के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं, नावों और छोटे जहाजों के आवश्यक दस्तावेजों और चालक दल को जारी किए गए पास की व्यापक जांच एवं सत्यापन किया गया। इस अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाजों ने भाग लिया। इस अभ्यास में तटीय सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने, प्रत्येक राज्य के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रंग कोडिंग, मछली उतारने वाली केंद्रों की व्यवस्था और प्रवेश निकास जांच बिंदुओं पर पूर्ण नियंत्रण व तटीय मानचित्र जैसे उपाय शामिल थे। इसके अलावा अभ्यास में सुरक्षा एजेंसियों के लिए विशिष्ट समुद्री बैंड आवृत्ति नामित करना, भारतीय तटरक्षक द्वारा समुद्री पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण आदि भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसियों को बायोमेट्रिक कार्ड रीडर भी जारी किए गए हैं और नौकाओं की निगरानी के अलावा तटीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत द्वीपों की सुरक्षा और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों को संस्थागत बनाया गया है। हर महीने एक दिवसीय अभ्यास होता है। तटीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर महीने एक दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। यह अभ्यास महत्वपूर्ण प्रशिक्षण परिणाम को सामने लाने और तटीय सुरक्षा में प्राप्त हुए रुझानों को प्रस्तुत करने के अलावा विभिन्न तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय तटरक्षक की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 18 अगस्त 1978 को संघ के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में संसद द्वारा तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत की गई थी। इनका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम यानी हम रक्षा करते हैं। यही है भारतीय तटरक्षक का आदर्श वाक्य। और अब बात करेंगे सैनिक स्कूलों की। राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की मंजूरी दी। भारत सरकार ने एनजीओ, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में छठी कक्षा से कक्षावार आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को मंजूरी दे दी है और इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर के 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी मोड के तहत नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए आवेदनों के आगे के मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड में 23 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी। सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 42 हो जाएगी। इस पहल से पिछले पैटर्न के तहत कार्यरत मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में
साझेदारी मोड के तहत कार्यरत नए सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर अब 42 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का जो उद्देश्य है, छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशस्त्र बलों में शामिल होने के सहित बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। सैनिक स्कूल योजना है क्या? आम आदमी के बच्चों को सशस्त्र बलों में कैरियर प्रदान करने के लिए 1961 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन द्वारा सैनिक स्कूल योजना की शुरुआत की गई थी। सैनिक स्कूल लड़कों के लिए आवासीय स्कूल है जो सैन्य पूर्वाग्रह के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध है। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरों का एक संकलन फिर लेकर आएंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।